हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक का अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहां पर पिछले 1 मंथ ही हुआ है और अक्टूबर एंड से लेकर अभी तक अगर हम आज का प्राइस देखें, अभी मार्केट ओपन है, बिल्कुल फाइनल प्राइस नहीं हुआ है। दिस इज 313 नाउ। लेकिन मुझे कहीं जाना है तो उससे पहले मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं तो आज के लिए, विच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दिस इज डाउन बाय 24%। यहां पर ये 24% डाउन आया है। तो अब यहां पर क्या लगता है, क्या करना चाहिए, चार्ट क्या कहते हैं और फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, सारी स्टडी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहां तो यूट्यूब पर तो आप हैं ही, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कोई दूसरी कोई क्वेरी होती है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अभी पिछले 3-4 दिन से कोई रिप्लाई नहीं हुए हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज। मैं बाहर था कुछ दिन से, इसीलिए वीडियो भी नहीं आई थी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से आगे बढ़ते हुए यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस का हम सबको पता है, एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो थर्ड लार्जेस्ट 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में थर्ड लार्जेस्ट बैंक होना कोई छोटी बात नहीं है। सो दिस इज ए बिग बैंक एंड यहां पर ये सारे इनका जो बिजनेस है वो रिटेल को कम है एंड कॉर्पोरेट को ज्यादा है। तो यहां पर जितनी भी ग्रोथ आएगी सीधा सीधा इनको बेनिफिट मिलेगा। एंड पास्ट फ्यू इयर्स में जो बुक्स की क्लीनिंग हुई है कॉर्पोरेट एनपीएस की वजह से, तो यहां पर क्लीनिंग होती हुई नजर आती है। उसके रीजंस क्या है, रीजंस अभी हम चेक करेंगे फंडामेंटल्स में। तो बिजनेस वाइज जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी उसी तरीके से यहां पर बैंकिंग बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम से सीधा सीधा लिंक है। इंडिया पर कैपिटा इनकम इज ऑलमोस्ट $2,000 और अमेरिका की $70,000 है, चाइना की $10,000-11,000 के आसपास है। सो देयर इज अ बिग गैप। तो हमें यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, बैंकिंग बिजनेस ग्रो करेगा। तो यहां पर अगर हम दो कंपनीज को, दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझना। हम कोटक महिंद्रा बैंक को अगर साथ में लेकर चलते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक अपनी बुक वैल्यू से 4.5 टाइम्स पर ट्रेड करता है। बुक वैल्यू टू प्राइस इज 4.5 टाइम्स। तो क्योंकि बुक वैल्यू 428 है एंड करंट प्राइस इज 1986, तो 4.5 गुना है। जबकि एक्सिस बैंक का यहां पर डबल पर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर एक्सिस बैंक काफी सस्ता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टॉक का पीई की बात करने लगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक की 40 टाइम्स है, 39 है और यहां पर एक्सिस बैंक की सिर्फ 20 है। तो यहां पर भी ये सस्ता है। तो ये दोनों चीजें यहां पर सस्ती हैं। अब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाते हुए क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक बार ध्यान करते हैं। तो जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं 16,683, दिस इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर। तो यहां पर जब रेवेन्यू हाईएस्ट एवर आ जाए तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ, बिजनेस इज ग्रोइंग नाउ। और फाइनेंस प्रॉफिट पहली बार इतने लंबे सारे क्वार्टर्स में, लास्ट 12 क्वार्टर्स में पहली बार यहां पर प्लस में होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। 258 करोड़ का यहां पर फाइनेंस प्रॉफिट आना एंड नेट प्रॉफिट यहां पर 3,388 करोड़ का होना, विच इज द हाईएस्ट एवर। और जब से ये पेंडेमिक खत्म हुआ है उसके बाद से लगातार यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 3,388 करोड़ का प्रॉफिट तो इससे पहले कभी भी नहीं था। और अगर हम यहां पर ईयरली बात करने लगे कि अगर सेम क्वार्टरली नंबर्स 4 क्वार्टर तक आते हैं तो ये हमारा 13,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बनता है। और 13,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट इससे पहले कभी पूरे साल में आया था क्या? नेवर एवर, इट हैज नेवर एवर हैपेंड बिफोर। तो यहां पर हाईएस्ट एवर नंबर्स आना एंड एक गैप के साथ आना शुरू हो चुका है। अगर हम लास्ट 12 मंथ्स के नंबर्स भी देखें तो यहां पर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है पिछले सारे ही ईयर्स के कंपैरिजन में। एंड रेवेन्यू में तो यहां पर अगर आप देखोगे इस बैंक में कंसिस्टेंटली ग्रोथ आई है। 11,600, 15,000, 21, 27, 30, 35, 41, 45, 46, 56, 63, 64, 64। तो यहां पर ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। तो यहां पर बैंक ने, एक्सिस बैंक ने ग्रोथ तो की है
अब बात आती है नेट प्रॉफिटेबिलिटी की, तो नेट प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हो रहा था लगातार, लेकिन जब एनपीएस की सफाई होनी शुरू हुई उसके बाद में नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन वंस अगेन 10,000 करोड़ का लास्ट 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है, विच इज द हाईएस्ट एवर। अब जब हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है रेवेन्यू के केस में भी एंड नेट प्रॉफिट के केस में भी, एंड रेवेन्यू का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार बढ़ने का, नेट प्रॉफिट का भी यहां पर कंसिस्टेंट लगातार बढ़ने का ट्रैक रिकॉर्ड था। उसके बाद में जो एनपीएस की प्रॉब्लम थी उसके बाद में वो भी ठीक हो गई। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, नन ऑफ द ईयर हैज बीन ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड एनपीएस टाइम ऑल्सो, एक बार भी इनका माइनस में नहीं आया, लॉस नहीं आया, तो आज तक इनका लगातार प्रॉफिट ही आया। सो दैट इज अ गुड पार्ट अगेन, और 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आना मींस अमेजिंग बात है। और जो इनकी लैंडिंग कैपेसिटी है, लैंडिंग कैपेसिटी हैज ऑलवेज बीन इंक्रीज। तो लास्ट 10 इयर्स में अगर हम देखें, 10 इयर्स पहले जो इनकी लैंडिंग कैपेसिटी थी वो 15,000 करोड़ प्लस 1,58,000 करोड़, तो दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट 173,000 करोड़ के आसपास था, जो अभी यहां पर 10 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है कि अभी बाकी बैंक्स के तरह से, जैसे अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक से इसको कंपेयर करने लगे एक बार, तो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या देखते हैं, एफआईआई की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ी है, 42% है, डीआईआई के 15% है, पब्लिक के पास यहां पर 16% है। 16 में से कुछ होल्डिंग एचएनआई के पास है और बाकी पब्लिक के पास है। लेकिन अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे और आईसीआईसी बैंक की बात करने लगे, तो एचडीएफसी बैंक के केस में जो पब्लिक होल्डिंग है वो मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग एफआईआई के पास है। तो यहां पर ये 25% इनडायरेक्टली एफआईआई के पास है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के पास है इनडायरेक्ट फॉरेन होल्डिंग है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के ओनर भी यहां पर एफआईआई ही हैं। तो यहां पर जो प्रोमोटर्स हैं ये भी एफआईआई है। वापस से एक बार चलते हैं, तो यहां पर 25% एफआईआई के पास है एंड 38% एफआईआई के पास है। तो ये इंडियन बैंक्स नहीं है एज सच। अगर हम इसको इस बात से समझने लगे कि इसके ओनर्स कौन है, तो ओनर्स एफआईआईज हैं। दीज आर नॉट सो कॉल्ड इंडियन बैंक्स। मालिक बाहर के हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में सब कुछ हुआ, लेकिन बाहर के लोगों ने खरीद लिया क्योंकि अच्छी चीजें उनको खरीदनी शायद आती हैं। इसको शायद के बदले अगर हम कंफर्मेशन भी कहेंगे तो भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों को अच्छी चीजें खरीदनी नहीं आती, लेकिन एफआईआईज वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ये बात सही है। अब अगर सेम चीज देखें एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक में एफआईआई का जो कंट्रोल था दैट वाज 47% ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक। नाउ दिस इज 51.38%, सो दे हैव इंक्रीज्ड देयर शेयर होल्डिंग बाय 3% नाउ, तो 51.38% है। 47% से इंक्रीज होकर यहां तक पहुंच गए हैं। इट्स ए मींस कंसिस्टेंट बाइंग, एंड ये कंसिस्टेंट बाइंग कहीं कुछ तो कहती है। और जो डीआईआईज के नंबर्स हैं दैट हैज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 19.53% टू 25.32%। दे हैव आल्सो इंक्रीज्ड देयर होल्डिंग, सो एफआईआई होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड, promoters holding has decreased. Now who were the promoters here? Promoters की अगर बात करें, LIC was the promoter and administrator of specified undertaking of Unit Trust of India। उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, यानी कि गवर्नमेंट की जो यहां पर इनडायरेक्ट होल्डिंग थी वो लगातार कम हुई है। डायरेक्ट होल्डिंग अगर इनडायरेक्ट होल्डिंग या डायरेक्ट होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की कम होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो एफआईआईज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका बेटर कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, और यहां पर एनपीए आने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि किसको लोन देना है और किसको नहीं देना है उसमें गवर्नमेंट की नहीं चलती, उसमें ब्यूरोक्रेट्स की नहीं चलती, उसमें डिप्लोमेट्स की नहीं चलती, वहां पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी चलती है। तो यहां ये एक अच्छी बात है कि कंट्रोल उन लोगों का कम हुआ है, प्रोफेशनल्स का कंट्रोल बढ़ा है, एंड पब्लिक के पास जो होल्डिंग पहले थी अभी भी एचएनआईज के पास अगर हटा दें तो रिटेल पब्लिक के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है। 11.66% यहां पर पब्लिक के पास थे, रिटेल पब्लिक के पास। उसके बाद यहां पर 1.86, 1.34 एंड 1.07 ऑलमोस्ट 4% यहां पर एचएनआईज हैं। ये एफडीआई ही है, मींस अगेन एफडीआई इज आल्सो ए काइंड ऑफ एफआईआई। तो यहां एफआईआई के पास ये भी इंक्रीज हो गई है, तो मेजॉरिटी ऑफ मनी एफआईआई के पास है। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट हियर। लार्जेस्ट एवर नंबर्स हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के बाद में कोटक महिंद्रा बैंक इससे छोटा है। किस सेंस में आप देख सकते हो, अगर हम यहां पर बैलेंस शीट में जाकर इनकी लैंडिंग कैपेसिटी देखें तो 102,000 करोड़ एंड 859,000 करोड़, यानी कि यहां पर ऑलमोस्ट
9,61,000 करोड़ की इनकी लैंडिंग कैपेसिटी है, जबकि हम कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करने लगे तो इनकी लैंडिंग कैपेसिटी कितनी है उससे ये बात पता चलती है। बैलेंस शीट में जाओगे आप देखोगे 83,000 करोड़ एंड 3,26,000 करोड़, तो यहां पर 4 लाख करोड़ की इनकी लैंडिंग कैपेसिटी है कोटक महिंद्रा बैंक की। इस बात को ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, यहां पर 4 लाख करोड़ की लैंडिंग कैपेसिटी है कोटक महिंद्रा बैंक की, एंड एक्सिस बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कोटक महिंद्रा बैंक से डबल से भी ज्यादा है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा कौन सा है कि एक्सिस बैंक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हाफ है कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन के केस में। यानी कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में जितना कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके डबल से ज्यादा एक्सिस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लैंडिंग कैपेसिटी, जितना बिजनेस करने की कैपेसिटी कोटक महिंद्रा बैंक की है उससे ज्यादा एक्सिस बैंक की है। तो इस की एक्सिस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 8 लाख करोड़, क्योंकि 4 लाख करोड़ तो हमारी कोटक महिंद्रा बैंक की ही है, तो 8 लाख करोड़ होना चाहिए, जबकि ये सिर्फ 2 लाख करोड़ पर है। तो यहां पर एक का बहुत अच्छी ग्रोथ का यहां पर सीधा सीधा स्कोप है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को अलग से बनाया है। इस गिरती हुई मार्केट में जब हम इस प्राइस को देख रहे हैं, लगातार प्राइस नीचे जा रहा है, और अभी जब हमने वीडियो बनानी शुरू की थी तब 857 था, अभी थोड़ा सा और नीचे चला गया है, यानी कि और लुक्रेटिव हो गया है, 650 चला गया प्राइस। ये और अच्छी बात है, जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा यहां पर भाव मिलेगा वापस से परचेज करने के लिए। तो इसमें 4 गुना होने के मेरे हिसाब से चांसेस हैं, बाकी आप अपने हिसाब से यहां पर डिसीजन लेंगे। मेरा कहना इतना ही था। और ये सिर्फ यहां पर इस गिरावट की बात नहीं है, एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न भी है यहां पर। अगर चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, एक छोटा चार्ट पैटर्न हमें यहां पर नजर आता है, ये एग्जैक्टली ये नहीं, यहां से ऐसे काउंट होता है, तो ये बेसिकली रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे चार्ट पैटर्न पर 2 मिनट हम लगा लेते हैं, तो सो दिस इज द शोल्डर एंड दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। अगर इसका हम टेक्निकल टारगेट देखें कितना होना चाहिए था, तो यहां से इसको पिक किया, यहां तक नेकलाइन तक लेकर गए, नेकलाइन के ऊपर हमने इस रेंज को लगा लिया। सो द टेक्निकल टारगेट शुड हैव बीन 920 एंड ये ऊपर यहां से ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट फॉल की वजह से ये चीजें नीचे आ गई। तो अगर हम करंट में शॉर्ट टर्म टारगेट की भी बात करें, लॉन्ग टर्म की तो हम बात कर चुके हैं, इट कैन बिकम 4 टाइम्स फ्रॉम हियर। यहां से अगर हम लेकर चलें और इसको जो अपना शॉर्ट टर्म टेक्निकल टारगेट था वहां तक लेकर चलें, तो 41% का यहां पर ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। 41% का ग्रोथ पोटेंशियल अगर पूरा 1 साल भी लग जाए तो हम यही बात करते हैं कि 40% की सीएजीआर कमानी है, तो 41% का यहां पर आ गया तो अपना सीएजीआर निकल गया। बाकी आप अपने हिसाब से यहां पर डिसाइड करेंगे। जैसे बीच में कुछ वीडियोस नहीं आई, मैं कोशिश करूंगा फिर से रेगुलर वे में वीडियोस लाने की। 1-2 दिन अगर कभी नहीं आए तो समझ लेना विवेक भाई घर पर नहीं है, ही इज नॉट इन टाउन, ही इज समवेयर एल्स, दैट्स व्हाई वीडियोस वाज नॉट कमिंग। तो यहां पर वीडियोस वाज नॉट कमिंग वाज नॉट द राइट सेंटेंस, वीडियोस वर नॉट कमिंग वाज द राइट सेंटेंस। तो यहां पर इन बातों में वैसे कुछ नहीं रखना, पैसा कमाना सीखना है, बाकी तो सब छोटी छोटी बातें हैं। प्रेजेंटेशन से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहां पर एक्चुअल बात समझ में आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।